Hello friends, hope you are doing well and high on your spirits. So today we are going to discuss Charter Act of 1813. Prior to it, हमने इससे पहले के जितने भी चार्टर एक्ट्स एंड रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं उनको कवर कर लिया है. अगर आपने नहीं देखा है या इफ़ यू हैव लैकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग देन आप जा करके उनको पहले देखिए एंड देन यू कम हियर, आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी. ओके, at least you should know the broader features of previous acts, so you should know so that चीज़ों को आप continuity में समझ पाएंगे. Okay, so let's start the discussion. So the first, so we are discussing features of Charter Act 1830, CA Act 1830. Okay, so the first and important feature जो कि आपके एग्जाम यूपीएससी में पूछा गया है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, is that the Charter Act of 1813 abolished, mind the words, my words are very important, abolished the trade monopoly of the company in India. ओके, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्या होता है कि जो कंपनी है, इस कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, इसकी ट्रेड मोनोपोली थी. अभी हम आएंगे इस पे. ट्रेड मोनोपोली, इसको क्या कर दिया जाता है, इंड कर दिया जाता है, इसको इंड कर दिया जाता है. ओके, इसका मतलब क्या है, इंडिंग ऑफ ट्रेड मोनोपोली का मतलब क्या है? इट मीन्स कि आपको पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग कि 1600 में, इन 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी इंडिया आई थी तो इसको एक चार्टर इशू हुआ था तब की क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा, और यहाँ से कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे. इफ यू रिमेंबर, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में, टू ट्रेड एक्सक्लूसिवली विद इंडिया. इस एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रिटेन की कोई भी अदर मर्चेंट कंपनी, ब्रिटेन के कोई भी अदर मर्चेंट्स इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते. एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट का मतलब यही होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ब्रिटेन की कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या कोई भी मर्चेंट इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो ये 1600 में जो चार्टर इशू किया गया था ये कंटिन्यू रहा अप टू 1813. ओके, और 1813 में जो चार्टर एक्ट आता है वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को क्या किया जाता है, अबोलिश किया जाता है. होप ये क्लियर हो कि ट्रेड मोनोपोली क्या होता है, अबोलिश करने का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट का मतलब क्या होता है. ओके, बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रेड मोनोपोली कंप्लीटली अबोलिश किया गया था या फिर यहाँ पे इप्स एंड बट्स था, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं, इप्स एंड बट्स से, कि वेदर दिस ट्रेड मोनोपोली वाज अबोलिश्ड कंप्रिहेंसिवली, एक्सक्लूसिवली, और यहाँ पे कोई इप्स एंड बट्स थे. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इप्स एंड बट्स थे, उस पे चलते हैं. यहाँ पे है नेक्स्ट लाइन, हाउएवर इट कंटिन्यूड the monopoly of the company over trade in tea and trade with China. ठीक है, सो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट सिर्फ इंडिया के साथ नहीं था, चाइना के भी साथ था, बट वो दैट इज हमारे लिए लेस इम्पॉर्टेंट है. मोर इम्पॉर्टेंट क्या है कि ट्रेड मोनोपोली को अबोलिश तो किया गया, लेकिन एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन क्या है कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, कंपनी की मोनोपोली थी टू ट्रेड में, टी में ट्रेड करने का, टी में ट्रेड करने का, टी ट्रेड का, यानी चाय में व्यापार करने का जो कंपनी की मोनोपोली थी, इसको कंटिन्यू रखा गया. ये आपके यूपीएससी में बार बार पूछा जाता है कि ये एक एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ट्रेड मोनोपोली तो खत्म किया गया,
ईस्ट इंडिया कंपनी का, बट इट वाज नॉट कंप्लीटली। एक एक्सेप्शन रखा गया कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है ट्रेड में, यानी अभी भी कंपनी चार्टर एक्ट के 1813 के बाद भी सिर्फ कंपनी के पास, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही एक्सक्लूसिव राइट्स थे कि वो टी में ट्रेड कर सकती है। वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1813 के बाद भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही ये एक्सक्लूसिव राइट था कि वो टी में ट्रेड करे इंडिया के साथ। इसका मतलब कि ब्रिटेन की और कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या फिर कोई और अदर मर्चेंट इंडिया के साथ टी में ट्रेड नहीं कर सकता था। ठीक है, ट्रेड मोनोपोली इंड करने का मतलब है कि वो और other companies and merchants can trade with India except for trade in tea, क्योंकि ये अभी भी किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और साथ ही साथ चाइना के साथ जो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली था उसको कंटिन्यू रखा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट important feature. Next important feature is Charter Act of 1813 asserted the sovereignty of the British Crown over the company's territory in India. इसको समझने से पहले हम चलेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पे, और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट इज कि वहां पे कंपनी के टेरिटरी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के टेरिटरी को क्या कहा गया था? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया था। यानी इसका मतलब कि अब जो है ब्रिटिश क्राउन जो है कंपनी के ऊपर पूरी तरह से क्या कर रही है, जो कंट्रोल 74 ऑनवर्ड्स एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, अब पूरी तरह से सिर्फ कंपनी पे ही नहीं, कंपनी के एम्प्लॉयज पे ही नहीं, कंपनी के जो टेरिटरीज हैं उन पे भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी थी। सो वहाँ 1784 एंड देन अदर चार्टर एक्ट्स 13 आते आते कंपनी का रिजेंटमेंट स्टार्ट हो गया था और टशल एक तरह से स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा क्या हो रहा है कि ब्रिटिश क्राउन जो है एजर्ट कर रही है। एजर्ट करना मतलब क्या होता है? इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, माइंड इट, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। एजर्ट मतलब कि हमने पहले ही कुछ कहा है एंड नाउ यू हैव टू रीअफर्म, बिकॉज सामने वाला कंपनी सुन नहीं रहा। तो यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को एजर्ट करना पड़ रहा है कि लिसन ईस्ट इंडिया कंपनी, तुम्हारी जो टेरिटरीज हैं इंडिया में उस पर किसकी सोवर्निटी है? मेरी सोवर्निटी है, ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी है, यू आर मेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन। क्लियर है ये? सो यहाँ पे एजर्शन होता है। एजर्शन मीन्स कि आपको कुछ अफर्म करना पड़ रहा है, कुछ जोरदार भाषा में बोलनी पड़ रही है क्योंकि सामने वाला सुन नहीं रहा। और दिस इज नॉट अ फर्स्ट टाइम। एजर्शन नेवर मीन्स दैट यू आर फर्स्ट टाइम आप एजर्ट नहीं करते हैं। तो ये आपको क्लियर होगा होपफुली। ओके, नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. Third point is very important. The Charter Act of 1813 allowed the Christian missionaries to come to India for the purpose of enlightening the people. So ये important क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछती है, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज का इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज का इंट्रोडक्शन कहाँ से होता है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से होता है। एंड इनका पर्पस क्या था? इन लोगों का इनलाइटेनमेंट। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि ठीक है क्रिश्चियन मिशनरीज आप जाइए इंडिया और वहाँ के लोगों को इनलाइटन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियन मिशनरीज का इंट्रोडक्शन या फिर अलाउिंग क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू इंडिया। इट वॉज डन थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड द पर्पस वॉज टू इनलाइटनिंग द पीपल। ठीक है, टू इनलाइटनिंग द पीपल। ओके, याद रखेंगे आप ये वर्ड को।
Now come to the next feature of CA 1813. The Charter Act of 1813 provided for the spread of Western education among the inhabitants of the British territories in India. आप देख रहे हैं ये आगे मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूँ उससे पहले बता दूं कि ब्रिटिश 7084 ब्रिट्स इंडिया एक्ट 7084 से जो कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया थी इनको ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला गया। आप इसको पिछला वीडियो आप जाकर देखेंगे और यहाँ से आपको कंपनी का नामो निशान धीरे धीरे मिटता हुआ दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कंपनीज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया नहीं था, ये सिर्फ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया हो गए। यानी अब सब कुछ जो है क्राउन के नेम से होने लगा है, सब कुछ क्राउन का हो चुका है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, अलाउ किया गया कि जो ब्रिटिश की टेरिटरी है और उस पे जो इनहेबिटेंट्स हैं, आप समझ रहे हैं, यानी वी द इंडियंस, हालांकि हमारे हम वहाँ पे वी वर नॉट इंडियंस बिकॉज हमारी ऐसी नेशनल एक नेशन वाली फीलिंग नहीं थी, बट स्टिल चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्या बोला गया कि जो ब्रिटिश के टेरिटरीज हैं, इंडिया में जो ब्रिटिश की टेरिटरीज हैं और वहाँ पे जो इनहेबिटेंट्स हैं यानी उन टेरिटरीज में रहने वाले लोग हैं, उनमें क्या किया जाए, वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे। ये क्लियर है आपको? ओके, क्लियर है। वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड चार्टर एक्ट ऑफ 1830 से क्रिश्चियन मिशनरीज को आने दिया गया। देखिए हमेशा यूपीएससी प्ले करती है वर्ड्स में, वो क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ आपको लगाएगी टू प्रोपागेट वेस्टर्न एजुकेशन, बट ऐसा नहीं है। जब क्रिश्चियन मिशनरीज आई तो उनका एक स्पेसिफिक पर्पस दिया गया था, दैट यू गो एंड इनलाइटेन द पीपल। वहाँ पे इनलाइटेनमेंट की बात की गई थी और इनलाइटेनमेंट एक बड़ा टर्म है, एक स्पेसिफिक टर्म की बात नहीं की गई थी कि दैट गो एंड स्प्रेड द वेस्टर्न एजुकेशन। क्लियर है ये? तो इन थर्ड एंड फोर्थ को बहुत क्लियरली समझिएगा। Okay, now come to the, I think, last feature of Charter Act of 1813. Okay, so the Charter Act of 1813 authorized the local governments in India to impose taxes on persons. They could also punish the person for not paying taxes. तो local governments, जो local bodies हैं, यहाँ पे taxation का भी provision आपको आता है, and not only on the property but also on persons. And if you are failing to pay the taxes, you will be punished. ओके, सो ये पावर दिए गए थे, टैक्सेशन का पावर दिया गया था लोकल गवर्नमेंट्स। क्लियर है ये? these are the 5 important features of the, yes, we reached the end. These are the 5 important features of the Charter Act 1813, and this is one of the landmark लैंडमार्क एक्ट्स जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन की ट्रेसिंग डिराइव की जा सकती है। सो टुडे वी विल बी कीपिंग अप टू दिस ओनली। नेक्स्ट क्लास हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्टर एक्ट, दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जहाँ से सेंट्रलाइजेशन का जेनिथ का पता चलता है, वी विल डू। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।